हेलो बच्चों, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स। इसके अलावा बच्चों ना हमने क्या किया है, केमिकल काइनेटिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हो, और यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी आप वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जेई मेन्स और एडवांस से रिलेटेड, वो आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, हमारे पास यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है कि अमोर्फस सब्सटेंस शो, तो हमें यहाँ पे अमोर्फस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हमें बतानी है। आप लोग को पता है जो सॉलिड हमारे पास होता है बच्चों, दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक हमारे पास होता है अमोर्फस। तो अमोर्फस का आपको प्रॉपर्टी बतानी है। तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है बच्चों, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आपको पता है कि भैया जो इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास नो डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये भी हमारे पास होता है। और यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट या शॉर्ट रेंज ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते। तो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए हमारे पास, तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो देखो हमारे पास है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये हमारा सही हो जाएगा। हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, दो ऑप्शन हमारे सही हैं, सेकंड और फोर्थ। इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हमारे पास है अमोर्फस सॉलिड्स आर। देखो बच्चों अमोर्फस सॉलिड्स में हमारे पास क्या होता है, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, लिक्विड जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उनको वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे इनको ठंडा कर देते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स बच्चों बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों बोल पूछा गया है कि हमारे पास क्या पूछा गया, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर। अब क्रिस्टलाइन की आपको प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखो जो ग्लास हमारे पास है वो अमोर्फस होता है, प्लास्टिक भी अमोर्फस होता है। शुगर जो हमारे पास है बच्चों, शुगर, और हमारे पास है रबड़। रबड़ हमारा होता है अमोर्फस और शुगर होता है क्रिस्टलाइन। आप लोग देखते होंगे घर के अंदर जो शुगर होता है उसके क्रिस्टल्स होते हैं व्हाइट कलर के। तो ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, डेफिनेट अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हमारे पास किसके ऊपर आ गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड। तो इसका मतलब क्या होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इनकी होती है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। किसकी होती है बच्चों, क्रिस्टलाइन की होती है, अमोर्फस की नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चों यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो आपको पता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बच्चों दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है, अट्रैक्टेड रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोलर पोलर इंट्रैक्शन हो सकता है, पोलर नॉन पोलर हो सकता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है जिसमें हमारे पास आती है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमें किसमें देखने को मिलती है, वाटर के अंदर। जब वाटर कन्वर्ट किस में हो जाता है, आइस के अंदर। ठीक है, तो आइस में हमारे पास क्या होता है, जो H2O मॉलिक्यूल है बच्चों, वो एक मॉलिक्यूल H2O का दूसरे मॉलिक्यूल H2O से किससे कनेक्टेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, और जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमारे पास एग्जांपल किसका आ जाएगा यहाँ पे, आइस का बच्चों एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आप बोलोगे सर ये ग्रेफाइट जो हमारे पास है इसके अंदर कैसे होगा, बच्चों ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद ही में ये सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। क्या बोलेंगे बच्चों, कोवेलेंट सॉलिड यहाँ पे बोलेंगे। सेम हमारे पास है सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। और NaCl बच्चों यहाँ पे हमारे पास किसका एग्जांपल होता है, आयोनिक सॉलिड का बच्चों यहाँ पे
एग्जाम्पल होता है। तो हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बताना है, जिसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि आंसर क्या है इसका, आइस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हमारे पास। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि सॉलिड CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है कि सॉलिड CO2 जो हमारे पास है बच्चों, ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखो, जो CO2 हमारे पास होता है बच्चों, वो कैसा होता है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसमें कोई पोल्स नहीं होते, क्योंकि इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है, म्यू वैल्यू कितनी होती है, 0। देखो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो इक्वल डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और म्यू का वैल्यू आता है 0। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। CO2 अपने आप के अंदर गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है बच्चों, अगर एक CO2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे बच्चों, तो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। लेकिन अब क्या करता है, ये सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स से, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो हमारे पास क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, किससे, वीक वैन डर वाल्स फोर्स से। तो हमने इसको किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा बच्चों मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का, या मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये एग्जांपल हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास आया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है हमारे पास कि भैया जो ग्रेफाइट है, इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर जॉइंट टुगेदर ड्यू टू। बच्चों जो कार्बन हमारे पास, आपको पता है ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है। ग्रेफाइट हमारे पास क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होता है sp2, इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं और ये प्लेनर होती है। तो एक रिंग दूसरे रिंग से क्या करती है, अटैच रहती है। इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा ये रिंग्स। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम आता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में कनेक्टेड होता है, किसके साथ में, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। क्या होता है इसमें, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कार्बन जो होता है वो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आंसर इसका आएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर, हमारे पास आ गया 8। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मोस्टली क्रिस्टलाइन शो गुड क्लीवेज बिकॉज ऑफ देयर एटम्स एंड आयंस आर। अब वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पर जो क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है किसकी, क्रिस्टलाइन की, वो क्या होती है, ये बच्चों इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको अगर आप क्या करते हो, शार्प एज टूल से कट करते हो, शार्प एज टूल से अगर आप इसे कट करते हो, तो बच्चों क्या होता है, ये क्या करता है, जो हमारे पास जो दो नया सरफेस आएगा, जो हमारे पास न्यू सरफेस जो हमारे पास यहाँ पे जनरेट होगा, वो कैसा होगा, प्लेन एंड स्मूथ। प्लेन एंड स्मूथ हमारे पास वो सरफेस जनरेट होता है। वो बच्चा उसके पीछे रीजन यही होता है, क्या रीजन होता है इसके पीछे, कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट हमारे पास है बच्चों, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। तो पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एटम्स अरेंज होते हैं। तो जब आप क्या करते हो, उसके बीच में से अगर आप इसको कट कर देते हो, यहाँ से इसमें से बीच में से कट कर देते हो, तो जो नया सरफेस है वहां पर भी पार्टिकल्स कैसे होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो इसमें आप बोल सकते हो, आंसर के अंदर क्या आ जाएगा कि अरेंज्ड इन प्लेन्स। ये हमारा प्लेन, इसको आपने बोल दिया इन्होंने ऑप्शन के अंदर कि ये एक प्लेन होगा, ये एक प्लेन होगा, आपने इसके बीच में से कट कर दिया, तो फिर से हमारे पास एक नया प्लेन मिला और स्मूथ सरफेस हमारे पास वो मिल गया। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा डी, आंसर इसका सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ स्फीयर कंटेन इन वन बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो एक बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर कितने स्फीयर होते हैं बच्चों, आपको पता है जो बॉडी सेंटर हमारे पास होता है बच्चों, बॉडी सेंटर में हमारे पास जो एटम्स अरेंज होते हैं वो कहां पर होते हैं, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर पर हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमारे पास होते हैं 8। बॉडी सेंटर होता है 1 और कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है उसका, 1 होता है। तो 8 इंटू
1/8 1 + 1 कितने एटम्स हमारे पास हो गए, 2 एटम्स हो गए, और एटम्स को इन्होंने स्फेयर बोल दिया, ये एटम स्फेरिकल होते हैं तो इसलिए उन्होंने स्फेयर बोल दिया। तो बॉडी सेंटर में हमारे पास स्फेयर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स बी और सी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है फेस सेंटर क्यूब। बच्चों किसमें पूछा गया हमसे, इन्होंने पूछा फेस सेंटर के अंदर। तो बच्चों फेस सेंटर में हमारे पास क्या होता है, अगर हम एफसीसी की बात करते हैं तो बच्चों एफसीसी में हमारे पास क्या होता है, जो एटम्स अरेंज होते हैं वो होते हैं कॉर्नर प्लस फेस के ऊपर। ठीक है बच्चों, अगर एक क्यूब की बात करें, एक क्यूब की बच्चों अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो एक क्यूब के पास कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, और 8 कॉर्नर होते हैं। तो फेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का, कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। तो 1/2 इंटू 6 और 1/8 इंटू 8, तो 3 + 1, तो टोटल हमारे पास आंसर कितना आता है 4। दैट मीन्स जो एफसीसी है उसमें स्फेयर कितने होंगे, 4 होंगे, 3 नहीं होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से ए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन इन अ बॉडी सेंटर क्यूब। बॉडी सेंटर के अंदर पूछ लिया, बॉडी सेंटर में आपने पहले भी निकाला था, बॉडी सेंटर में कितना आंसर आता है हमारा, 2 हमारा आंसर आता है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत ही इजी था ये, तो डायरेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की, बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, 11 में क्या पूछा गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 2, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल इज। बच्चों क्वेश्चन को ना उल्टा घुमा दिया, पहले बीसीसी की बात करके स्फेयर पूछ लिया था, 2 आया था। अब क्यों उन्होंने क्या बोला, पर एटम कितना है, 2 है, पर यूनिट कितना है, पर यूनिट 2 स्फेयर है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सिंपल बीसीसी हमारा आ जाएगा, बॉडी सेंटर। ठीक है बच्चों, बस इसको अपोजिट तरीके से पूछ लिया, नई चीज कुछ नहीं है इसके अंदर। अब चलो आगे, आगे हमारे पास क्या है बच्चों, अगले क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, इन एफसीसी लैटिस, एफसीसी की बात हो रही है बच्चों, एफसीसी की बात हो रही है, द नेबरिंग नंबर ऑफ एटम्स फॉर एनी लैटिस पॉइंट इज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा, नेबरिंग नंबर। नेबरिंग नंबर का मतलब बच्चों क्या होता है, बच्चों नेबरिंग नंबर का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों यहाँ पे, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब आप बात आती है, सर आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे हुआ। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसमें हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं। पहली बात तो हेक्सागोनल रिंग्स हमारे पास बनती है, जो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर होती है वो कैसी होती है, हेक्सागोनल, इसमें अरेंजमेंट होता है 2D के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एटम को फिक्स कर दिया। अब एक एटम को फिक्स करने के बाद कितने एटम्स इससे अटैच हो रखे हैं, एक, ये देखो इससे हमारे पास कितने होते हैं, 6 एटम अटैच हो रखे हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो ए लेयर है इसमें कितने स्फेयर हमारे पास है, 6 स्फेयर हमारे सेंट्रल एटम से अटैच हो रखा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर एक और लेयर बनेगी, इसके ऊपर क्या बनेगा, एक लेयर बनेगी। बच्चों बोलो हाँ या ना, तो इसके ऊपर एक लेयर बनेगी। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर हमारे पास आ गए 3। जो ऊपर हमने एक लेयर बनाई है बच्चों, जो ऊपर जो लेयर बनी है उसमें कितने एटम है, 3 एटम है। दैट मीन्स जो जिस स्फेयर को हमने मार्क किया था उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें 3 एटम टच हो रखे हैं। सेम क्या होगा, इसके जो नीचे जो लेयर होगी ना, इसके जो नीचे जो लेयर होगी उसमें भी कितने एटम टच होंगे, 3। तो अबोव में कितने हैं, 3, बिलो में कितना हो जाएगा, 3, और जो प्लेन के अंदर कितना हो जाएगा, 6। तो 6 + 3 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। तो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बच्चों, अपने पास आता है 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना काफी बार आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको जरूर से जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का हमारे पास यहाँ पे आता है। देखो क्या कहता है, इन एफसीसी, ठीक है, एफसीसी में क्या है, ए एंड बी एटम्स आर, ठीक है, वेयर ए आर एट द कॉर्नर। जो ए प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है बच्चों, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। एंड बी एटम्स ऑफ द फेस सेंटर, बी प्रेजेंट है फेस सेंटर पर। ठीक है बच्चों, कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का, फेस पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का। अब देखो उन्होंने कहा वन ऑफ द एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर। बच्चों टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 8 में से एक मिसिंग हो गया। भाई मिसिंग होगा तो बचेंगे कितने, 7, 7 बचे ना। टोटल 8 कॉर्नर में से एक हमारा क्या हो गया, मिसिंग हो गया। तो कितने बचे, 7 बचे।
ठीक है। तो आपको बताना है आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो बच्चों हमारे पास क्या है 1/8 इंटू 7, और फेसिस कितने होते हैं हमारे पास बच्चों, फेसिस होते हैं हमारे पास 6। बोलो हाँ या ना। अब इसको हमने कट कर दिया, इसके हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास 7/8 रेशियो 3। अब इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल, 7 रेशियो ये कितना आ जाएगा 8 3 जा 24। दैट मींस ए के एटम कितने हो गए 7, बी के एटम कितने हो गए 24। तो ए 7 बी 24। तो बच्चों आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा सी। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। चलें आगे। अब देखो आगे हमारे पास बात आती है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है इन्होंने कि हमारे पास देखो हमारे पास है कॉपर, हमारे पास है Ag, और हमारे पास है Au। Ag सिंबल होता है सिल्वर का, Au सिंबल होता है गोल्ड का। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर कंसिस्ट द सीसीपी लैटिस। कॉपर कहाँ पर है बच्चों, सीसीपी लैटिस पर है। दैट मीन्स हमारे पास कॉपर के कितने एटम्स हो गए 4 एटम्स हो गए। सीसीपी मतलब एफसीसी की बात हो रही है। ठीक है, एफसीसी में कितने एटम होते हैं 4। इफ सिल्वर एटम्स ऑक्यूपाई द एज सेंटर, बच्चों कहां पर आ गया ये एज सेंटर पर आ गया। अब एज की बात करते हैं, टोटल एक क्यूब की अगर बात करते हैं तो बच्चों एक क्यूब में टोटल एजेस कितनी होती हैं। एजेस का मतलब ये जो साइड्स हमारे पास है। तो बच्चों हमारे पास टोटल एजेस जो होती हैं वो होती हैं 12, और जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 का। ठीक है, ऑक्यूपाई द एज सेंटर, दैट मीन्स हमारे पास 12 एजेस हैं, कंट्रीब्यूशन है 1/4 का। एंड गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर हमारे पास एक होता है, कंट्रीब्यूशन भी इसका 1 होता है। देखो यहाँ पे कितना आएगा उसको कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, तो 4 रेशियो 3 रेशियो 1। दैट मीन्स कॉपर के हमारे पास 4 एटम है, Ag के हमारे पास 3 एटम है, और Au का हमारे पास 1 एटम है। बताओ देखो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारे पास, हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया सी आ गया। तो Cu4Ag3Au हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। बच्चों काफी इजी है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर। जो हमारे पास सोडियम है उसका अरेंजमेंट कैसा है, बीसीसी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या दे दिया एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब हो गया ए, कितना दे दिया 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग दे दिया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम। ठीक है बच्चों, आपसे क्या पूछा है रेडियस पूछा है सोडियम एटम का। तो बच्चों देखो हमारे पास बीसीसी की अगर बात आती है तो बीसीसी में जो एज लेंथ और जो रेडियस है बच्चों, एज लेंथ एंड रेडियस का जो हमारे पास रिलेशन आता है ना, वो होता है R = √3a/4। ठीक है बच्चों, ए कितना दिया हुआ हमारे पास, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइड बाय 4, और ए का वैल्यू गिवन है 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चों इसको आप पूरा सोल्व कर लोगे ना आपके पास, तो आपके पास आंसर आएगा 1.857 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। देखो जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है ना, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो बस इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बस ये आपका जो एक्स्ट्रा फैक्टर है 10⁻⁻8 वो आपका एक्स्ट्रा आएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तब। बाकी हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कंपाउंड मेड फ्रॉम एक्स एंड वाई। हमारे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कौन बना रहा है, एक्स और वाई उसे बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक्स वेयर एक्स एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एक्स कहां पर है बच्चों, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन कितने का होता है 1/8 का। एंड वाई एट द फेस सेंटर, वाई कहां पर है बच्चों, फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो सिंपल कोई मिसिंग नहीं है, तो सिंपल हमारे पास कॉर्नर होते हैं 8, फेसेस होते हैं 6, तो 1:3 हमारे पास क्या बनेगा XY3।
तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, XY3 कहाँ आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा डी बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। काफी इजी है, इन्होंने कुछ मिसिंग नहीं किया, मिसिंग करता है तो हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है उसमें से, जितने भी एटम मिसिंग होते हैं ना उतने ही हमें कम करने होते हैं उसमें से। ठीक है बच्चों, देखो ये इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। अब देखो काफी इजी लग रहा है ये भी। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एटम्स एलिमेंट्स ए एंड बी, ए और बी एलिमेंट से कोई कंपाउंड बनाया हुआ है। दिस क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर ए एटम्स आर एट द कॉर्नर। सिंपल हमारे पास क्या है, ए कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, बी आर एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी मतलब यहाँ पे कितने एटम होंगे, 1 होंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितने का होता है कॉर्नर पे, 1/8 का। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा 1:1। तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका सही आंसर। चलो अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, वो पूछे गए हैं किसके बेसिस पे, डेंसिटी के ऊपर पूछे गए हैं। अब डेंसिटी के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बच्चों। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ एटम, मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बच्चों जो यूनिट सेल हमारे पास है वो क्यूबिक है, कैसा होता है, क्यूब होता है, सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका आ जाएगा वॉल्यूम। जो जेड हमारे पास होता है दैट इज नंबर ऑफ एटम, ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू होती है 1, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू होती है 2, और एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अब यहाँ पे जो मेन बात आती है वो हमारे पास आती है टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम। ठीक है बच्चों, अब मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो क्वेश्चन में मोलिकुलर वेट गिवन होता है। हमारे पास क्या गिवन होता है बच्चों, हमारे पास गिवन होता है मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होगा, Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, सो उसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, उसके मोलिकुलर वेट के बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे Na नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, सो वन मोलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ वन मोलिक्यूल या मास ऑफ वन एटम। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे। सो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आता है Z इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू Na एवोगैड्रो नंबर। और बच्चों जो डेंसिटी हमारे पास है इसका यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना जो डेंसिटी हमारे पास है वो उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका यूनिट रहेगा। दैट मीन जो एज लेंथ हमारे पास होगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर के अंदर होगी। ठीक है बच्चों, और जो मोलिकुलर वेट हमारे पास रहेगा वो किसमें रहेगा, ग्राम के अंदर रहेगा, किलोग्राम के अंदर नहीं रहेगा। बस उसको अगर कहीं पे ऊपर नीचे दिया हुआ है तो उसको उसी यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना हमेशा। ठीक है बच्चों, तो अपने को सिर्फ इस फॉर्मूले से मतलब है, इस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन वहां पे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है Z इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। बच्चों ये हमारे पास आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पोटेशियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, भैया आपको बीसीसी दे दिया, दैट मीन्स आपको पता लग गया Z का वैल्यू हमारे पास है 2, तो एक चीज हमारे पास आ गई। पोटेशियम हमारे पास है, पोटेशियम का मोलिकुलर वेट बच्चों हमारे पास होता है कितना, 39, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, को गिवन भी है 39, अगर गिवन नहीं तो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें पूछा है विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, क्या दिया आपको, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब बच्चों देखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की हम बात करते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब होता है दो एटम से बीच का डिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं बीसीसी का, तो बच्चों बीसीसी के लिए जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आती है ना, R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू हमारे पास आता है क्या, √3a/2। ये हमारे पास होती है बीसीसी के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एफसीसी की, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास a/2। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बीसीसी के लिए होता है √3a/2, एफसीसी के लिए होता है a/2। ये बात आप यहाँ पे
ध्यान रखोगे। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास बीसीसी है, इसको भूल जाते हैं। दैट मीन्स नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है 4.52 इज इक्वल टू √3a/2। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ए का वैल्यू हमारे पास आएगा 4.52 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.732। किस में गिवन है, आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है। दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बस कुछ नहीं करना। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड का वैल्यू हमारे पास है 2, मोलिकुलर वेट हमारे पास है 39 और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास है 6.023 इंटू 10⁻23 और ए की वैल्यू हमारे पास है 4.52 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.732 इंटू 10⁻⁻8 और इस पूरे का क्यूब और यूनिट आ जाएगी हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आप इसको पूरा सोल्व कर लोगे ना, इसको आप पूरा क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, तो आपके पास आंसर आएगा इसके अंदर 908 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेना, उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर लेना ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ग्राम केजी पर मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट कर लेना, तो आंसर हमारे पास आएगा 908। चलो बच्चों आगे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, अदरवाइज फॉर्मूला सेम है, सारी चीजें गिवन है, आपको कुछ सोचना नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन पार्ट पे लग जाना है। चलो अब चलते हैं आगे, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर बच्चों है 19। अब बच्चों 19 देखो, 19 में क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल। देखो सबसे पहली बात भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो, Z इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय Na इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब बच्चों इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने गिवन वेट दे दिया आपको और आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो सिंपल आप इसको चेंज कर लोगे भैया, आप बस मोलिकुलर वेट के जगह क्या पुट कर लोगे, जितना वेट दिया हुआ है, और ये जो एटम है Na है, ये सिंपल हो जाएगा n, सिंपल मतलब नंबर ऑफ एटम्स, ये सिंपल आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना। FCC आपके पास गिवन है, FCC में Z का वैल्यू हमारे पास कितना होता है 4 होता है, 4 एटम्स यहाँ पर होते हैं। डेंसिटी आपके पास गिवन है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ आपके पास गिवन है विद एज सेल एज लेंथ कितना गिवन है हमारे पास 200 पिकोमीटर। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो बच्चों फुट पर पुट कर दो बस वैल्यू। डेंसिटी हमारे पास है 10 इज इक्वल टू जेड का वैल्यू 4, मोलिकुलर वेट के जगह आप क्या पुट कर दोगे, इसका गिवन वेट कितना गिवन है हमारे पास 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम इनटू हमारे पास आ जाएगा एज लेंथ। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब, तो एज लेंथ हमारे पास कितना है 200 पिकोमीटर। तो देखो बच्चों 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर और यू कैन से -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इस पूरे का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। यहाँ से आपको सिर्फ क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, एन का मतलब नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 200 का क्यूब आ जाएगा बच्चों, साथ में मल्टीप्लाई कर लो 10⁻30 से। ठीक है, इसको पूरे को सोल्व कर लो, पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 10⁻25 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 0.5 10⁻25 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बच्चों बनता है, डेंसिटी के अंदर क्वेश्चन हार्ड नहीं आता, थोड़ा सा लेंथी आता है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 की एन एटम एटॉमिक मास कितना आ गया हमारे पास, आ गया 100 ग्राम पर मोल। सो मोलिकुलर वेट आप बोल सकते हो 100 ग्राम पर मोल हैविंग BCC। अगर BCC गिवन है तो Z का वैल्यू हमारे पास हो गया 2। हैज एज लेंथ, ए का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 400 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज, बस बच्चों डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी पूछा है, Z का वैल्यू हमारे पास है कितना 2, मोलिकुलर वेट गिवन है 100, Na हो जाएगा 0.623 10⁻23 और एज लेंथ कितना दे दिया 400 पिकोमीटर है। और देखो यूनिट्स किसमें दिया है ऑप्शन के अंदर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इंटू 10⁻⁻10 इस पूरे का क्यूब कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप पूरा सोल्व करोगे, सोल्व करके बस आपके पास आंसर आएगा 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको आप सोल्व कर लोगे।
ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बच्चों देखो बनता है, लेकिन जेई के अंदर आपके पास कैलकुलेटर भी होगा ऑनलाइन एग्जाम में, तो आप वहाँ पे उसका यूज करके आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों आपके पास गिवन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एडवांस लेवल में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या दे दिया, इंटरसेप्ट दे दिया, आपको इंटरसेप्ट दे दिया 2a 2b और 3c। तो बच्चों आपके पास क्या होता है, मिलर इंडेक्सेस पूछा है। मिलर इंडेक्सेस का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास है ना a अपॉन में 2a, जो भी इंटरसेप्ट होता है ना उसी साइड से उसको डिवाइड कर देते हैं। देखो साइड a कितना है a और इंटरसेप्ट कितना है 2a, तो साइड से किसको डिवाइड कर देंगे, इंटरसेप्ट को, तो a अपॉन में 2a, तो b अपॉन में 2b, c अपॉन में कितना आ जाएगा 3c आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 1/2 1/3। अब जो मिलर इंडेक्सेस है इसको कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते, इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट करोगे। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे कर दे, 6 से। इन तीनों नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3:3:2। तो आंसर इसका आ जाएगा 3:3:2, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा नया था, आपको ध्यान रखना है कि मिलर इंडेक्सेस क्या होते हैं, रिवर्स इनवर्स ऑफ इंटरसेप्ट। चलो अब चलते हैं आगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों क्या कहता है, देखो आपको बोला यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इन अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर। ए का वैल्यू गिवन है बच्चों 405 पिकोमीटर आपके पास गिवन है। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज, डेंसिटी आपको दे दिया 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द एल्यूमिनियम, दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चर बताना है, आपको यहाँ पे z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एटोमिक वेट डिवाइड बाय Na एवोगाड्रो नंबर और a क्यूब हमारे पास आ जाएगा। बच्चों एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 27, तो हमारे पास डेंसिटी हमारे पास कितना है 2.7 इज इक्वल टू z का वैल्यू हमें निकालना है, और वेट कितना है इसका 27, एवोगाड्रो नंबर 0.623 10 की पावर 23, और बच्चों एज लेंथ कितना गिवन है 405 किसमें गिवन है, पिकोमीटर में, और हमारे पास जो डेंसिटी है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 से। ठीक है, और इस पूरे का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से जब आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बच्चों जो हमारे पास आंसर आएगा ना जेड का वो कितना आएगा 4, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा, 3.9 के समथिंग आएगा, तो मतलब 4 उसका आंसर हो जाएगा। और जब जेड का वैल्यू 4 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FCC बच्चों हमारे पास आंसर आएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक सेल हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो किसके बेसिस पे बताओगे आप, वो आप बताओगे z की वैल्यू के बेसिस पे, आप वो सारा का सारा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं आगे, हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23 की यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे दिया हुआ है लिथियम, हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास है लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल विद एज लेंथ। बच्चों ए सिंपल ए हमारे पास दे दिया 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास दिया हुआ है। डेंसिटी हमारे पास है, डेंसिटी इज इक्वल टू 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एटॉमिक मास दे दिया 6.93। ठीक है बच्चों, आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी लिथियम एटम्स, एटम्स पूछे हैं आपके पास, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल विद एज लेंथ। ठीक है, एटम्स आपके पास पूछे तो आप बता दोगे एटम्स से क्या दिक्कत है। लिथियम एटम्स का मतलब यहाँ पे जेड, यहाँ पे क्या पूछा है, जेड की वैल्यू पूछी है आप लोगों से, क्या पूछा है, जेड की वैल्यू पूछी है। तो जब जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे ना बच्चों, ठीक है, तो आप जेड की वैल्यू निकाल लो, सिंपल जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो निकाल लो। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक मास 100 हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर। बच्चों हमारे पास एटॉमिक मास दे दिया, बीसीसी का मतलब जेड की वैल्यू 2 आ गई, एज लेंथ हमारे पास ए कितना दे दिया 400, डेंसिटी पूछा है, सिंपल आपका फॉर्मूला आएगा, बस पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलर है, बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व करना है। चलो फिर आगे चलते हैं, हमारे पास है नई टाइप के क्वेश्चन आगे, पैकिंग एंड वॉइड्स की बच्चों यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर, वॉइड्स के ऊपर और पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर। तो वो आप क्या करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
चलो देखो, हमारे पास है अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ लैटिस कंटेनिंग द सीक्वेंस ऑफ ए बी ए बी ए बी। तो बच्चों हमारे पास है ए बी ए बी ए बी टाइप का हमारे पास अरेंजमेंट है विद परसेंटेज वॉइड्स आर लेफ्ट इन द लैटिस। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा इसके पैकिंग की बात करते हैं। तो पैकिंग में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास है ए टाइप का पैकिंग अगर हमारे पास दिया हुआ है, दैट मीन्स वो हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक हमारे पास है। वो हमारे पास कितना सिंपल क्यूबिक है, और सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास आता है बच्चों 58%। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास गिवन है ए बी टाइप का अगर हमारे पास गिवन है, दैट मीन्स उसका अरेंजमेंट कैसा है, HCP अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारे पास गिवन है। और परसेंटेज जो पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास है ना, पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास होता है इसका 70, पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास होता है इसका 74%। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास है ए बी सी अगर हमारे पास अरेंजमेंट है, तो वो होता है हमारे पास FCC। क्या होता है हमारे पास, FCC। और पैकिंग फ्रैक्शन बच्चों इसका हमारे पास होता है सिमिलरली 74%। ये तो हमारे पास है पैकिंग फ्रैक्शन की कितना स्पेस इसका भरा हुआ है। आपको बताना है वॉइड, भैया जो हमारे पास भरा हुआ है 100% में से माइनस कर दो, हमारे पास खाली आ जाएगा। तो भरा हुआ कितना हमारे पास 74, तो 100 माइनस 74 कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 76। दैट मीन 76% एरिया हमारा क्या है, खाली है। 76% वॉल्यूम हमारा क्या है, खाली है। ठीक है बच्चों, तो उस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक बचता है BCC। तो BCC का जो बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास है वो आता है हमारे पास 68%। ठीक है बच्चों, तो हमारा 68 के आसपास वो हमारा आ जाता है। चलो अब चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछता है, देखो, अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हमारे पास एक 2D अरेंजमेंट है, और 2D अरेंजमेंट कैसा है, स्क्वायर पैकिंग है। स्क्वायर पैकिंग बच्चों कैसे है वो भी हम बताएंगे अभी। स्क्वायर पैकिंग का मतलब है आप किसी एक एटम को चूज कर लो। यहाँ पे देखो, हमने क्या कर लिया, इस एटम को हमने चूज कर लिया, इस एटम को हमने चूज कर लिया। अब इस एटम से सराउंडेड कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4। तो जितने जो हमारे पास 4 एटम यहाँ पर इससे सराउंडेड हैं, तो जब इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं स्क्वायर 2D पैकिंग। इसका नाम आता है स्क्वायर 2D पैकिंग, इसका नाम हो जाएगा। और कितने एटम्स कनेक्टेड है, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल लोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कहता है, भैया देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द वॉइड, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी वॉइड के लिए सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या कहता है कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज formed at the center of the 6 sphere which lie in the apices of the regular octahedral